अकेडमी लॉ, दिस इज एनजीएस और आज हम सीखेंगे कुछ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है। क्लैट 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट से पूछे गए थे। इसी तरीके से बाकी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट से होते ही हैं। तो आज हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ओवरव्यू लिया जाए पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, याद रखना, मगर अगर आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है पैसेज को समझने में और उन इंट्रिकेसीज को समझने में जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। नाउ बिफोर आई बिगिन, I will have to give me I'll just have to give a small introduction. My name is Nitin Gaurav Srivastav. I'm a law graduate from National Law University, Jodhpur. क्लैट में जो मेरी रैंक थी वो 364 थी और आप भी कोशिश करिएगा एटलीस्ट टॉप 500 में अपनी रैंक लाने के लिए। अगर आप टॉप 500 में रैंक ले आते हैं तो आपको अपनी मर्जी का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलता है, जिससे कि आपका फ्यूचर तो सिक्योर होता ही है, साथ ही आपके बहुत ही ऑसम 5 इयर्स गुजरते हैं। यहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ है एनजीएस लाइव। ये कोड आपके बड़े काम की चीज़ है। इस कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो मिलता ही है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। साथ ही आप बन जाते हैं एनजीएस क्लब के एक्सक्लूसिव मेंबर, जिसमें कि मैं आपको गाइड करता हूँ हर स्टेप में किस तरीके से आपको लॉ स्कूल करियर में प्रोसीड करना है। यहाँ पे मेरा कोड टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है अनअकैडमी एनजीएस लाइव। इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे भेज सकते हैं, जिसको कि मैं अपनी शाम वाली क्लासेस में डिस्कस करता हूँ। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, दिस इज़ द राइट टाइम। नाउ दैट क्लैट्स डेट्स आर अनाउंस्ड, आपको एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करना है। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं। यू कैन डाउनलोड द स्टडी मटेरियल आफ्टर द क्लास। देयर आर मल्टीपल मॉक्स, देयर आर मैनी सेक्शनल टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड क्विजेज and weekly events that are very relevant for your CLAT preparation. In addition to that, we have launched a lot of batches. From 16th June, a new batch is coming, that is Legal Legend, that will cover all your preparation under 30 days. तो 30 डेज़ क्लैट के लिए भी अराउंड बचे हैं और 30 डेज़ में आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। रिमेंबर माई कोड एनजीएस लाइव, यहाँ पे आपको मेरा कोड दिख रहा होगा। इस कोड को आप यूज़ करते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। सिमिलरली जो 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, दैट इज़ आरंभ 2022। तो ये बहुत सही मौका है शुरुआत करने का। 1 ईयर आइडियल प्रिपरेशन मानी जाती है क्लैट की, तो आप इस बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करिएगा, एनजीएस लाइव मेरा कोड है। इस कोड को यूज़ करते हुए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाए। 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। वो बैच 9 जून से ही शुरू हो चुका है, तो अभी भी आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो एकदम बेसिक से आपको एक एक बेसिक्स बताई जा रही है। तो इस बैच का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। एनजीएस लाइव मेरा कोड है। इस कोड को यूज़ करते हुए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें कि अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री मिलता है, 12 मंथ्स का लेते हैं तो 2 मंथ्स फ्री मिलता है और 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलता है। हालांकि ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 16 जून तक, तो आज ही इसको अवेल करिएगा और मेरा कोड यूज़ करिएगा। एनजीएस लाइव मेरा कोड है, इस कोड को यूज़ करते हुए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है तो बहुत से फ्री फीचर्स भी हैं अनअकैडमी ऐप पे। संडे को सुबह 10 बजे चैंपियनशिप मॉक होता है, बिल्कुल क्लैट के पैटर्न पे 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसको जरूर अटेंड किया करिए, इससे आपको इवैल्यूएशन मिलता रहता है कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्या रैंक आ रही है। साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी मंडे टू फ्राइडे होती हैं, ये भी फ्री है। आपको बस मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप पे जाते हैं, इस कोड से आप ये जितने भी फ्री फीचर्स हैं, चैंपियनशिप मॉक, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती रहती हैं, इनका एक्सेस भी आप ले सकते हो मेरे कोड के साथ। तो अगर आप रेट्स की बात करें, बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सब्सक्राइब, एनजीएस लाइव मेरा कोड है, इस कोड को यूज़ करते हुए सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैं आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अगर आप सेक्शन 2H देखें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ऐसे डिफाइन करता है कि एन अग्रीबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी अग्रीमेंट जिसको आप एनफोर्स करा सकते हैं लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब अग्रीमेंट क्या होता है? पहली बात तो ये, अग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि ये पेन मैं आपको 20 रुपये में बेचना चाहता हूँ, आप कहते हो कि ठीक है ये पेन मैं 20 रुपये में खरीदता हूँ। तो हमारे बीच क्या हुआ, मैंने एक ऑफ़र दिया, आपने उस ऑफ़र को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, तो एक अग्रीमेंट बन गया। अब वो अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपने ये सीख लिया कि एसेंशियल एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं
आपको पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू मिल जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्लैट क्वेश्चन बनाता है वो आपको इसी डिस्कशन में मिल जाएंगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, एक बड़ा सा सर्किल यहाँ बना हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सर्किल बना हुआ है। तो जो बड़ा सर्किल है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। हालांकि मैं बता ही देता हूँ कि बड़ा सर्किल है अग्रीमेंट, यानी कि अग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट सारे अग्रीमेंट्स नहीं होते हैं। सिर्फ वही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें इन्फोर्सिएबिलिटी हो। सो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सिएबिलिटी जानने के लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी पड़ेगी। वो स्टोरी है, टाइम्स ऑफ इंडिया wrote in a Facebook post that their chief minister is very late लतीफ़। अब इस स्टोरी को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि TOI wrote in a Facebook post यानी FP that their chief minister is CM is very late लतीफ़ is VLL। so TOI FP CM VLL। अब ये क्या है? ये एक्रोनिम है जिसका अभी हम फुल फॉर्म देखेंगे और उसी फुल फॉर्म में आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाता है। अगर आपने ये समझ लिया, आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है एज फार एज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इज कंसर्न और एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो आइए देखते हैं TOI FP CM VLL का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले T। अब T जैसे कि आप जानते हैं, टू और मोर पीपल। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई अग्रीमेंट करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, खुद से तो करोगे नहीं। तो आप सामने वाले को कोई ऑफर करोगे, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर वो बाइंडिंग होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो कम से कम 2 लोग चाहिए। अब ये 2 लोग जरूरी नहीं है इंसान ही हो, लीगल एंटिटी भी हो सकती है। से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी की अपनी सेपरेट एंटिटी होती है, तो आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या 2 कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। वो लोग जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब कि वो लीगल एंटिटी भी हो सकती है। तो पहली रिक्वायरमेंट T आपको समझ में आ गया, 2 और मोर पीपल। दूसरा एलिमेंट आता है O। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको O से क्या लग रहा है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपको पेन बेच रहा हूँ, आप वो पेन खरीद रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, मैं आपको एक ऑफर दे रहा था। ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं। मैंने दिया एक ऑफर और आपने किया उस ऑफर को एक्सेप्ट, तब बात आगे बढ़ी। तो O स्टैंड्स फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन ऑफरर होता है, कौन ऑफरी होता है। तो जो ऑफर कर रहा होता है उसको ऑफरर बोलते हैं और जिसको ऑफर किया जाता है उसको ऑफरी बोलते हैं। तो O स्टैंड्स फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। साथ ही साथ आपको तीसरा एलिमेंट दिख रहा होगा, वो है I। अब I क्या होता है? I होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए इंटेंशन। अब ये किस चीज़ का इंटेंशन है? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको मूवी दिखाने ले जाऊँगा। आप कहे कि ठीक है, मैं शाम को 8 बजे तुम्हारे घर पे आऊँगा, वहीं से हम चलेंगे। आप शाम को 8 बजे मेरे घर पे आए और मैं घर पे था ही नहीं। अब आपने बोला कि तुमने तो भाई धोखा दे दिया मुझे, तुमने बोला था कि तुम मुझे मूवी दिखाने ले चलोगे, मैं ऑटो करके तुम्हारे घर तक आया मगर तुम थे नहीं। अब मैं तुम्हें ब्रीच करूंगा, तुम्हें सू करूंगा, तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं कहूंगा कि भाई वो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट था, मेरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। जब मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया या ऑफर किया मूवी दिखाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं था कि अगर मैं मूवी नहीं दिखाऊंगा तो तुम मुझे कोर्ट में ले जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। इसको समझते हैं एक डिसाइडेड केस लॉ से। ये केस लॉ का नाम है बैल्फर वर्सेस बैल्फर। बैल्फर वर्सेस बैल्फर, एक सेकेंड, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड श्रीलंका में रहता था, वाइफ इंग्लैंड में रहती थी। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि हर महीने वो उसको कुछ पैसे देता रहेगा। कुछ टाइम तक हस्बैंड ने दिए, फिर देना छोड़ दिया। अब वाइफ को जब पैसे नहीं मिले तो वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस कर दिया कि अब ये मुझे पैसे नहीं भेज रहे हैं। पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ को पैसे देने के लिए, उसका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, वो एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट था। उस डोमेस्टिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हस्बैंड ने बोला था कि मैं पैसे भेजूंगा, ऐसा कोई लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं था। उसका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था।
तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस चीज़ के लिए अग्रीमेंट हो रहा है, क्या मेरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? अगर है तब तो मैं लायबल हूँगा, अगर नहीं है तो कोर्ट बोलेगा कि यहाँ पे इंटेंशन था ही नहीं। ये सुनने में आसान लग रहा है, मगर कोर्ट के सामने बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे काफ़ी उसको देखना पड़ता है कि इस प्रॉमिस के पीछे इंटेंशन था कि नहीं था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे एक प्रॉपर इंटेंशन हो जिससे लग रहा हो कि जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। तो ये हो गया आपका TOI। टी मैंने आपको बताया टू और मोर पीपल, उसमें कंपनीज भी हो सकती हैं। ओ मैंने आपको बताया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में बहुत सारी और भी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि ऑफर अगर आपने एक बार कर दिया है तो उसको रिवोक कब कर सकते हो। मान लीजिए आपने कह दिया कि मैं 50,000 रुपये में अपना लैपटॉप आपको बेचूंगा, फिर आपको बाद में रियलाइज होता है कि 50,000 तो कम लग रहे हैं, मुझे इसको 70,000 में बेचना चाहिए। तो अब वो ऑफर आप रिवोक करना चाहते हो, वो कब कर सकते हो? उसके लिए जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसका रिवोकेशन, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल लेवल पे समझिए कि ऑफर कोई कर रहा है, उसका एक्सेप्टेंस हो रहा है, और अगर मैं उसका एक्सेप्टेंस नहीं करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये पेन मैं आपको 20 रुपये में बेचूंगा, आपने बोला ये पेन मैं 15 रुपये में खरीदूंगा, तो आपने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने एक काउंटर ऑफर कर दिया है। मेरा ऑफर था 20 रुपये का, अब आपका एक काउंटर ऑफर है 15 रुपये का, तो यानी कि अब मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। अब मैं बताऊंगा कि क्या मैं 15 रुपये में ये बेचना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। तो काउंटर ऑफर जब होता है तो ओरिजिनल ऑफर ख़त्म हो जाता है। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के, जो कि एक डिफरेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको समझ में आया टू और मोर पीपल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और फाइनली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में केस याद रखिएगा, बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर, और भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब आइए आते हैं फेसबुक पोस्ट, FP। F से होता है आपका फ्री कंसेंट। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो अपनी मर्जी से करोगे ना, फ्री कंसेंट से करोगे, आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में लिख रखे हैं। फ्री कंसेंट्स में UCFMM, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। आते हैं इन पे एक एक करके। पहले आप इसका समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और मैं वो गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला प्लीज़ मेरी अपनी गाड़ी मुझे बेच दो, मैं 5 लाख रुपए दूंगा उसके लिए। आपने कहा नहीं, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं ये आपको नहीं बेचूंगा। फिर मैंने आपके सर पे बंदूक रखी, मैंने कहा कि भाई मैं दे रहा हूँ 5 लाख रुपए, ये गाड़ी मुझे दे दो। अब आपके सर पे बंदूक है, अगर आप गाड़ी नहीं बेचोगे तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो आप कहोगे ठीक है भाई, 2-5 लाख रुपए ये ले जाओ मेरी गाड़ी, कम से कम जान तो बचे, जान है तो जहान है। तो आपने गाड़ी बेच दी। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, मैंने ऑफर किया अपनी गाड़ी बेचो 5 लाख रुपए में, आपने वो ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन आपने अपनी मर्जी से नहीं किया। यहाँ पे क्या था? एक कोवर्जन था, आप पे दबाव था, आपको डराया गया, धमकाया गया, उस वजह से आपने अपनी गाड़ी बेची, अपनी मर्जी से नहीं बेची। तो जब तक फ्री कंसेंट नहीं होगी तब तक वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। तो फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। और फ्री कंसेंट के अंदर आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे फ्री कंसेंट याद करने का भी एक तरीका है, यू कांट फोर्स मी मिस्टर, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। अब यू मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, कांट का C मतलब कोअर्जन, फोर्स का F मतलब फ्रॉड, मी का M मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन, और मिस्टर का M मतलब मिस्टेक। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस उसको बोलते हैं जहां पे आपके बीच में रिलेशनशिप ऐसा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकती है। से फॉर एग्जांपल आपका बॉस आपसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी मुझे 1 लाख रुपए में बेच दो। आपको पता है कि उस गाड़ी की कीमत अगर मैं कहीं और बेचूंगा तो कम से कम 2.5 लाख रुपए मिल जाएगी, मगर आपका बॉस कह रहा है 1 लाख रुपए में बेच दो। अब आपके और बॉस के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है कि आप उसको मना नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा सा दबाव में हो। आप बॉस से नहीं कह सकते कि सर मैं 1 लाख रुपए में नहीं बेच सकता, क्योंकि आपको और रिपरकशंस हो सकती हैं। तो आप मान तो गए, आप कहे चलो ठीक है बॉस है दे देता हूँ 1 लाख रुपए में, लेकिन यहाँ पे आपकी फ्री कंसेंट नहीं थी, एक दबाव था। हालांकि बॉस ने आपको डराया नहीं, धमकाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो रिलेशनशिप ही ऐसा था जहाँ पे आप उनको मना नहीं कर पाए। तो ऐसी सिचुएशंस को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब
एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है और दूसरी पार्टी को मानना पड़ता है पहली पार्टी जो भी बोल रही है। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वॉइडेबल। वॉइडेबल का क्या मतलब है? वॉइडेबल का मतलब है कि जिस पार्टी के विल को डोमिनेट किया गया उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। अगर नहीं करना चाहती है तो वो कोर्ट में जाके बोल देगी कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करूंगा। और अगर करना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आपके पास दबाव हुआ था मगर उसके बावजूद भी आप गाड़ी बेचना चाहते हैं 1 लाख रुपए में, कोई आपको नहीं रोक सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कोर्ट की नज़र में होते ही नहीं हैं, कोर्ट में वो इन्फोर्सिएबल होते ही नहीं हैं। जैसे वॉइडेबल में जो अग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो उसको कर भी सकती है, मगर वॉइड में कोर्ट में इन्फोर्सिएबल ही नहीं होता है। तो वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनकी प्रॉपर इन्फोर्सिबिलिटी होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि अक्सर क्लैट में भी पूछा जाता है कि एक स्पिरिचुअल गुरु है, उसका कोई फॉलोवर है। अब स्पिरिचुअल गुरु ने बोला कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और तुम्हें स्वर्ग में बहुत अच्छी जगह मिलेगी। तो यहाँ पे जो फॉलोवर है वो अपने बाबा का फॉलोवर है, उनकी सारी बात मानता है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बाबा के नाम कर दी। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि कहीं मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा हूँ। जब उसको ये रियलाइज़ हुआ तब वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जब गया तो बाबा ने कहा कि देखो प्रॉपर्टी तो अब मेरे नाम हो चुकी है, अब तो ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वो बोलेगा नहीं, मैंने भले ही प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है मगर यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है। हमारे बीच में रिलेशनशिप ऐसा था कि आपने मेरी विल को डोमिनेट कर लिया है, इस वजह से मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम करी है। तो ये थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है समझना कि रिलेशनशिप कैसा है दोनों पार्टीज के बीच में। दूसरा जो एलिमेंट है वो है कोअर्जन का। अब कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन ये होता है जब आप किसी को डरा के धमका के ज़बरदस्ती उससे अग्रीमेंट करवाते हो। और जो कोअर्जन की डेफिनेशन दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो ये है कि अगर कोई कुछ करता है या करने की धमकी देता है, ऐसी चीज़ जो इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन है, या आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करता है या आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की धमकी देता है, तो ये बोला जाता है कि इसने कोअर्जन अप्लाई किया है। और अगर कोई अग्रीमेंट कोअर्जन से होता है तो वो भी वॉइडेबल होता है। वॉइड नहीं बोल रहा हूँ, वॉइडेबल बोल रहा हूँ, वो भी वॉइडेबल होता है। तो वही एग्जाम्पल, मैं आपके सर पे बंदूक रख के आपसे अग्रीमेंट तो करवा लिया, मगर आप जो है कहोगे कि ये अग्रीमेंट मैंने भले ही मान गया था उस टाइम पे, मगर मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई थी, इसलिए मैं इस अग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करूँगा। तो कोअर्जन में इंडियन पीनल कोड में जो भी चीज़ें फॉरबिडन हैं, से फॉर एग्जांपल कोई किडनैप कर लेता है, कोई आपको धमकी देता है, कोई कहता है कि मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा, कोई भी चीज़ जो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड में, अगर आप वो करते हो या करने की धमकी देते हो या आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता है। मैं आपकी गाड़ी रख लिया, मैं कहा कि ये गाड़ी तुमको तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम इस पेपर पे साइन नहीं करते हो, तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया है ना, या डिटेन किया भी नहीं है, बस डिटेन करने की धमकी दे रहा हूँ कि इस पेपर पे साइन करो वरना मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कोअर्जन के अंडर में आती हैं। अगर ऐसी जोर ज़बरदस्ती के साथ आपके साथ कोई अग्रीमेंट करा रहा है तो वो आते हैं कोअर्जन में, और ये भी वॉइडेबल होते हैं। अग्रीव्ड पार्टी का डिस्क्रिशन होता है, अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है किस उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है कि नहीं करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वर्ड आपको पता चले फ्री कंसेंट के अंडर, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्जन। तीसरा एलिमेंट आपके पास आता है फ्रॉड। अब फ्रॉड तो आप जानते ही होंगे फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड तो आपने हमेशा सुना होगा, आप अपने शब्दों में इस्तेमाल भी करते होगे कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड में क्या होता है कि मैं आपके साथ एक अग्रीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो अग्रीमेंट झूठ बोल के कर रहा हूँ। मगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई एंशियंट सा कोई पेंटिंग है, मैं कह रहा हूँ कि ये पेंटिंग जो है वो अकबर के ज़माने की है और इसकी कीमत मैं करोड़ों में बता के आपको बेच देता हूँ। बाद में आपको पता चलता है कि वो पेंटिंग जो है वो एकदम नॉर्मल सी है, अकबर के ज़माने की तो छोड़ो, वो तो किसी ऐसी सड़क छाप आदमी ने बना रखी है, मुझे लगा कि वो अकबर के ज़माने की है। अब आपके साथ क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। अगर मैं ये बात नहीं बोलता कि उस पेंटिंग की एंटीक वैल्यू है और वो बहुत बेशकीमती पेंटिंग है, तब आप उसके लिए करोड़ों रुपए नहीं देते। आपने उसके लिए करोड़ों रुपए इसीलिए दिए क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला।
तो ये झूठ बोल के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये झूठ बोल के जो अग्रीमेंट होते हैं, वो कहलाते हैं फ्रॉड। तो फ्रॉड भी काफ़ी रेलिवेंट है। फ्रॉड में भी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। इसमें भी आप अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, फ्रॉड, ये सभी जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइडेबल अग्रीमेंट्स होते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, अक्सर क्लैट में पूछा जाता है डिफरेंस फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में। क्योंकि मान लीजिए आपको एक पैसेज दिया गया हो जिसमें एक आदमी फ्रॉड कर रहा है और एक और कंडीशन आपके सामने रखी जाती है जिसमें फ्रॉड नहीं कर रहा है, वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच नहीं है, मगर आपको भी नहीं पता कि वो सच नहीं है, आप उसमें बिलीव करते हो। से फॉर एग्जाम्पल, आपको भी पता लग रहा था कि वो जो पेंटिंग है वो अकबर के ज़माने की है, आपको भी नहीं पता था, आपने झूठ नहीं बोला, आपको जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने बता दिया कि ये पेंटिंग अकबर के ज़माने की है और आप भी उसमें बिलीव करते हो। अब आपके इस स्टेटमेंट की वजह से मैंने वो खरीद लिया, बाद में पता चला कि वो पेंटिंग नकली है। अब मुझे भी नहीं पता, जिसने बेचा उसको भी नहीं पता, जिसने खरीदा उसको भी नहीं पता, तो मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर सिर्फ इतना है कि जो झूठ बोल रहा है, फ्रॉड में वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन में वो गुड फेथ में गलती से बोल गया, लेकिन गलती तो हुई, और अगर वो गलती नहीं हुई होती तो आप वो पेंटिंग खरीदते ही नहीं। यानी कि वो जो अग्रीमेंट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो वो अग्रीमेंट भी नहीं होता। इसीलिए मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको एक मैं केस लॉ बताता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ था जिसमें कि एक कंपनी थी, उस कंपनी ने बोला, बहुत पुराना केस है, उस कंपनी ने बोला कि हम स्टीम इंजन का यूज़ करेंगे और स्टीम इंजन का यूज़ करने की वजह से हमारे बहुत प्रॉफिट होंगे। तो उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू किए इस प्रॉमिस पे कि हम स्टीम इंजन का यूज़ करना शुरू करेंगे। जितने भी शेयर होल्डर्स थे, जितने भी लोग थे, सबने इन्वेस्ट किया, कंपनी ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे, सबको लगा कि कंपनी बोल रही है कि स्टीम इंजन का यूज़ करेंगे, प्रॉफिट होगा, लगा दो पैसे। पर बाद में क्या होता है कि उनको परमिशन नहीं मिलती है स्टीम इंजन को यूज़ करने के लिए। अब जब कंपनी को परमिशन नहीं मिली, सबने कहा कि हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, तुमने बोला था इसीलिए हमने पैसे लगाए हैं, वरना हम पैसे लगाते ही नहीं। जब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि ये फ्रॉड नहीं हुआ है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है। क्योंकि जब कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम स्टीम इंजन यूज़ करेंगे, तो कंपनी ऑनेस्टली बिलीव करती थी कि वो करेंगे। उनको परमिशन नहीं मिली, ये अलग बात है। उनको ये नहीं पता था कि परमिशन नहीं मिलेगी और उसकी बेसिस पे ये सारा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा, मगर उन्होंने अपनी तरफ से झूठ नहीं बोला था। उन्होंने गुड फेथ में बोला था कि हम स्टीम इंजन का यूज़ करेंगे, और परमिशन ना मिलने पर ऐसा नहीं है कि वो फ्रॉड कहलाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस। अब जो लास्ट एम आपका है वो है मिस्टेक। कई बार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलती में हो जाता है, मिस्टेक में हो जाता है, और समझने वाली बात यह है कि अगर मिस्टेक होती है म्यूचुअल तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। मिस्टेक को समझने के लिए मैं एक डिसाइडेड केस लॉ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक आदमी ऑक्शनिंग में जाता है, जैसे टेंडर होते हैं ना, फिशरीज़ का टेंडर हो रहा था कि यहाँ पे इस तालाब में मछलियाँ मारने का टेंडर हो रहा है। टेंडर जो है वो 1 साल के लिए आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और 3 साल तक वो एक्सटेंडेबल होगा। मतलब कि मान लीजिए आपने सबसे बड़ी बोली लगाई, आपने बोला 5 लाख रुपए 1 साल के लिए, तो आपको 1 साल के लिए मिलेगा, फिर अगले साल भी आप ही को वो मिलेगा, उसमें भी आप 5 लाख रुपए दोगे, फिर अगले साल आप ही को मिलेगा, फिर आप 5 लाख रुपए दोगे। एक महाशय थे, उनको लगा कि ये टेंडर जो है, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको 3 साल के लिए मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं सबसे बड़ी बोली लगाता हूँ तो 3 साल तक मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे और 3 साल तक ये तालाब मेरा रहेगा। अब उसकी गलती थी, उसके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन था, वो समझ नहीं पाया टेंडर को। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 साल के लिए किसी ने 1 लाख की बोली लगाई, किसी ने 2 लाख की बोली लगाई, इसने सीधा उठा के 5 लाख की लगा दी। इसको लगा 3 साल के लिए मिल रहा है, 3 साल में तो पैसे कमा ही लूँगा, 5 लाख की बोली लगा दी। अब बाकी लोग उसको देखने लग गए कि भाई 5 लाख क्यों लगा रहा है 1 साल के लिए। जब उसको पता चला कि 5 लाख में मुझे 1 साल के लिए ही मिलेगा और फिर से 5 लाख देने पड़ेंगे, फिर से 5 लाख देने पड़ेंगे, तब उसने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए ये, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, टेंडर जो करा रहा था उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम नहीं समझ पाए, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब होता जब तुम्हारी तरफ से भी गलती होती और सामने वाले की तरफ से भी गलती होती। वहाँ पे उनकी तरफ से चीज़ें क्लियर थी, तुम्हारी तरफ से नहीं था, तो ये मिस्टेक नहीं है। तो अगर मिस्टेक होता तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता। तो ये फ्री कंसेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस,
कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक बहुत ही रेलिवेंट फैक्टर है आपके डिटर्मिनेशन के लिए कि कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा और कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो ये तो बात होगी फ्री कंसेंट की। वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। टाइम्स ऑफ इंडिया रोट इन अ फेसबुक पोस्ट दैट देयर चीफ मिनिस्टर इज वेरी लेट लतीफ। हमने टी देख लिया, टू और मोर पीपल, हमने ओ देख लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हमने आई देख लिया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हमने एफ देख लिया, फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट के अंदर भी हमने देखा यू कांट फोर्स मी मिस्टर, यू सी एफ एम एम, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, फोर्स, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं अगले एलिमेंट पे जो कि है आपका पी। पी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, कोई चीज़ अगर पॉसिबल होगी तभी तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे। अगर एक डॉक्टर बोलता है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो और मैं इस पेशेंट को जिंदा कर दूंगा, मर चुका है पेशेंट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो आप किस बात के लिए 1 करोड़ रुपए दोगे? तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल होती है तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। इम्पॉसिबिलिटी में एक और कंसेप्ट आता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब अग्रीमेंट तो हो गया लेकिन अब आप उस अग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, अब उसको फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। से फॉर एग्जाम्पल एक डिसाइडेड केस है, वहाँ पे एक राजा का राज्याभिषेक होना था। उस राज्याभिषेक देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक आदमी का फ्लैट था, उस फ्लैट की बैल्कनी से साफ साफ वो वेन्यू नज़र आ रहा था। तो जिस तारीख को राजा का राज्याभिषेक होना था, एक आदमी ने बोला कि तुम्हारी बैल्कनी मुझे उस दिन के लिए चाहिए, उसके लिए ये पकड़ो एडवांस, अब मैं वहाँ से राजा का सेरेमनी देखूंगा। जिस दिन सेरेमनी होनी थी उस दिन राजा बीमार हो गया, सेरेमनी हुई ही नहीं। मैं पहले से एडवांस दे के बैठा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे बैल्कनी चाहिए थी, अब वो कह रहा है कि भाई तुमने एडवांस दिया है, वो एडवांस वापस नहीं होगा। आप बोलोगे कि भाई जब सेरेमनी ही नहीं हुई, जब वो चीज़ हुई ही नहीं, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया ना, तब तो आप किस बात का पैसा ले रहे हो? मैंने बैल्कनी इसीलिए बुक कराई थी सेरेमनी देखने के लिए, जब सेरेमनी ही कैंसिल हो गई तो वो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कंसेप्ट होते हैं इम्पॉसिबिलिटी के, जहाँ पे वो चीज़ हो ही नहीं सकती। जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए और लीगल भी होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, आप बिहार में हो, बिहार में आपके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे इतने पेटी शराब चाहिए और इसके लिए ये रखो एडवांस, आपने ठीक है कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब बिहार सरकार ने शराब को पूरे स्टेट में बैन कर दिया है, अब शराब की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती बिहार के स्टेट में। तो ये जब सरकार ने डिसीजन लिया और आपका जो अग्रीमेंट हो रखा था शराब की डिलीवरी का और आप पैसे देने का प्रॉमिस किए थे, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया है। अब वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब वो करोगे तो वो इलीगल होगा, अब शराब बैन हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पॉसिबल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर एक आप अगला एलिमेंट है सी। सी मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कौन कौन नहीं कर सकते हैं उसको समझने के लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म है DUM। इसको ऐसे याद रखिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करने का दम होना चाहिए, DUM, दम। अब D का मतलब होता है डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, U का मतलब होता है अनसाउंड माइंड और M का मतलब होता है माइनर। ये तो आप सभी जानते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अगर किसी माइनर के साथ, कोई 18 साल से कम उम्र का लड़का है, लड़की है, उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। किसी 18 साल से कम के उम्र के लड़के के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, उसके लीगल गार्जियन के थ्रू कर सकते हो, उसके पेरेंट्स के थ्रू कर सकते हो, लेकिन 18 साल से कम के लड़के के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। इसी तरीके से डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ लोग होते हैं जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एनिमी एलियन। अब एनिमी एलियन कौन होता है? जिस कंट्री से आपकी कंट्री की वॉर चल रही है उस कंट्री का सिटीजन एनिमी एलियन होता है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है और आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो पाकिस्तानी सिटीजन है, तब बोला जाएगा कि आपने एनिमी एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है। या मान लीजिए कोई इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं। माइनर का मैंने आपको बता ही दिया। और दूसरा है अनसाउंड माइंड। अगर कोई किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है
और वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं। अनसाउंड माइंड, अब अनसाउंड माइंड में जो क्लैट क्वेश्चन पूछता है वो आपको ऐसे बोलता है कि एक आदमी है जो अक्सर नॉर्मल रहता है लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली उसकी मानसिक स्थिति ठीक रहती है लेकिन कभी कभी उसको दौरा पड़ जाता है, उसको नहीं समझ में आता क्या कर रहा है। तो जिस समय उसको समझ में नहीं आ रहा है, जिस समय वो अनसाउंड माइंड का है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जब वो नॉर्मल आदमी है, जब उसको समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसका क्या मतलब है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जब आप साउंड माइंड के हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब आप अनसाउंड माइंड के हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो 3 चीज़ें हैं, कौन कौन नहीं कर सकता है। माइनर नहीं कर सकता है, अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता है, और आदमी अगर डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है तो वो भी नहीं कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी, कौन कौन कर सकता है इसको समझने के लिए। फिर अगला जो एलिमेंट है वो है एम। एम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड मतलब इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, कंसेंसस एड इडम। एक सेकेंड, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम का मतलब होता है अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मारुति 800 है और मेरे पास एक स्कॉर्पियो भी है। मैं आपके साथ बोलता हूँ कि मैं अपनी कार 4 लाख रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूँ। आपको लगता है आपको 4 लाख रुपए में स्कॉर्पियो मिल रही है, जबकि मैं अपनी मारुति 800 की बात कर रहा था। तो आप अग्री कर जाते हो, आप कहते हो बढ़िया है, मैं 4 लाख रुपए में तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ। अब जब मैंने आपको आपके सामने मारुति 800 ला के रख दी, आपने कहा ये क्या मजाक है, मुझे तो स्कॉर्पियो चाहिए थी, तो मारुति 800 क्यों ला के दे रहे हो। मैंने कहा भाई अब मैंने तो यही तो बोला था अपनी कार दे रहा हूँ, तो मैंने बोला कार दे रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मारुति दे रहा हूँ कि स्कॉर्पियो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ मारुति 800, आप सोच रहे हो स्कॉर्पियो। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। जिस बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पार्टी को पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और आप किस बारे में बात कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल, किसी के तेल की दुकान है, आप उससे कहते हो कि मुझे 20 लीटर तेल चाहिए। अब उसकी तेल की दुकान में वो केरोसिन ऑयल भी बेच रहा है, कोकोनट ऑयल भी बेच रहा है, ऑलिव ऑयल भी बेच रहा है। भाई कौन सा ऑयल चाहिए ये आपको स्पेसिफाई करना होगा। आपने बोला मुझे ऑयल चाहिए, उसने भेज दिया केरोसिन ऑयल, आपको चाहिए था कोकोनट ऑयल। तो आप यहाँ पे क्या नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं है। पर दूसरा एग्जाम्पल समझिए, क्लैट में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। क्लैट में दे देगा कि एक आदमी है नटवर लाल, वो सिर्फ और सिर्फ केरोसिन ऑयल ही बेचता है। उसके साथ जब आप अग्रीमेंट करोगे कि मुझे 20 लीटर ऑयल चाहिए, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि केरोसिन ऑयल चाहिए कि कोकोनट ऑयल चाहिए। जब वो बेच ही रहा है ऑयल, तो ऑयल ही तो मिलेगा, केरोसिन ऑयल ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे भी समझने वाली बात होती है कि वो जो मीटिंग ऑफ माइंड है वो इम्प्लाइड है कि एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस में आपको साफ साफ बताना पड़ेगा किस बारे में बात हो रही है। इम्प्लाइड में जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि वो जब डील ही कर रहा है केरोसिन ऑयल में, तो ये तो अंडरस्टूड है, तो उसमें आपको अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एम, मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंसस एड इडम। फिर आपके लास्ट के 3 एलिमेंट हैं VLL। V स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि तुम इस आदमी से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो अगर आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। आप किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम इससे शादी नहीं करोगे, या तुम शादी ही नहीं करोगे, या तुम इतने साल तक शादी नहीं करोगे। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। सिमिलरली, अगर मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि तुम मेरे मोहल्ले में दुकान नहीं खोलोगे, ये लो 50,000 रुपये, कहीं और जाके दुकान खोलो, तो मैं आपको दुकान खोलने से नहीं रोक सकता कोई कॉन्ट्रैक्ट करके। ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होते हैं। एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। तो एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे क्लैट आपके साथ क्वेश्चन पूछेगा कि 2 पड़ोसी हैं, एक की दवा की दुकान है मोहल्ले में, दूसरा भी खोलने जा रहा होता है। तो पड़ोसी कहते हैं कि भाई यहाँ तो मेरी दुकान चल ही रही है, तुम जो है दूसरे मोहल्ले में खोल लो, और तुम्हारा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा। तो उसने कहा चलो बढ़िया है यार, मेरा नुकसान भी नहीं हो रहा है और कंपटीशन भी नहीं रहेगा, मैं दूसरे मोहल्ले में खोल लेता हूँ। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो 50,000 रुपये अगर नहीं देगा तो मैं कोर्ट में जाके मांग नहीं सकता कि इसने प्रॉमिस किया था कि 50,000 रुपये दूंगा और दे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। आपको एक ट्रेड करने से रोका जा रहा है, आपके पास अधिकार है, आप कहीं भी कोई भी ट्रेड करो।
कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट करके उसको करने से रोकता है तो यहाँ पे वो वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। अगर आप किसी के साथ अग्रीमेंट करते हो कि मेरे खिलाफ तुम केस मत करना, मैंने मान लो कुछ किया है, कोई चोरी करी है, कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, मैं आपके साथ अग्रीमेंट करता हूँ कि अगर तुम मेरे खिलाफ केस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। आपने केस कर दिया, अब यहाँ पे आप केस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने 50,000 रुपये ले लिया तो आप केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज ऑल्सो वॉइड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं, इनको नहीं किया जा सकता। लास्ट के दो एलिमेंट एल, ये जो एल है वो है लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। जब भी आप किसी के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास एक लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप ड्रग्स बेचते हो, आपने ड्रग्स बेचा, वो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है जो कि अलाउड नहीं है, आप कोई भी ड्रग्स बेच रहे हो और उसके बदले में सामने वाला आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते ना। कोर्ट में तो नहीं बोलोगे ना कि मैंने इसको इतना किलो गांजा बेचा, इतना किलो चरस बेचा और इसके बदले में आप मुझे पैसे दिलवाओ। तो कोर्ट तो आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आप ही को उठा के जेल में डाल देगा। तो जो भी जिस चीज़ के लिए भी अग्रीमेंट हो रहा है वो लीगल होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। इस ड्रग्स वाले केस में उधर से तो आपको कैश मिल रहा है मगर इधर से आप ड्रग्स दे रहे हो, तो ड्रग्स जो है वो लीगल कंसिडरेशन नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। आप किसी की सुपारी लेते हो, आप किसी शार्प शूटर को हायर करते हो कि मैं इससे तुम्हें मरवाऊंगा। अब शार्प शूटर को आप बोलते हो कि इस आदमी को मारना है, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। उसने मार दिया, अब मैं 5 लाख रुपए नहीं दे रहा हूँ। अब वो शार्प शूटर कोर्ट में थोड़ी जाएगा अपना पैसा मांगने, क्योंकि इल्लीगल चीज़ थी, इल्लीगल ऑब्जेक्ट था, उसके लिए आप अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, उसके लिए कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आखिरी एलिमेंट लास्ट जो एल है वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब लीगल फॉर्मेलिटीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ लीगल फॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। से फॉर एग्जांपल आप कोई मकान खरीदते हो, उसमें आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, स्टैम्प पेपर लगवाना पड़ेगा, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। जब तक वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होंगी तब तक उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी फुलफिल करना, तभी आप उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए। TOIFPCMVLL. Times of India wrote in a Facebook post that their Chief Minister is very late Latif. T stands for 2 or more people, O stands for offer and acceptance, I stands for intention to create legal relationship, F stands for free consent, P stands for possibility, C stands for capacity, M stands for meeting of mind, V stands for expressly declared void, L stands for legal object and legal consideration, and this L stands for legal formality. सो दिस इज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन अग्रीमेंट्स में एनफोर्सिएबिलिटी होती है। एनफोर्सिबिलिटी कब होगी? जब ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी एनफोर्सिबिलिटी में आती हैं। तो दिस इज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल से बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो सब्सक्राइब करिए, मेरा कोड यूज़ करिएगा, NGS Live मेरा कोड है। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद द हेल्प ऑफ these shortcuts and tricks. You will always remember and never forget what are the relevant things required as far as Indian Contract Act is concerned. Thank you so much. See you in next sessions. All the best. Let's crack it.